इंटरकास्ट शादी वालों की जिंदगी। मेरा परिवार एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार था। परिवार में हम 3 सदस्य थे। पिताजी ब्राह्मण का सारा कर्म कांड किया करते। उस आमदनी से घर का खर्च कठिनाई से होता था। पिताजी चाहते थे मैं पढ़ लिख कर किसी लायक हो जाऊं। मैं बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में आईटी की डिग्री कर रही थी। अकस्मात पिता का देहांत हो गया। हमारे ऊपर गमों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। पिता के देहांत के पश्चात घर पर 13 दिन का शोक रहा। धीरे धीरे परिवार के लोग भाग जाने लगे। उन सब के बीच मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया, पर मामा ने ऐसा करने से मना कर दिया। मामा ने कहा, तेरी पिता की इच्छा थी कि पढ़कर तुम कुछ बन जाओ, क्या पिता की इच्छा पूरी नहीं करोगी? मामा ने परिवार की मदद की जिम्मेवारी ले ली। बाकी रिश्तेदार पल्ला झाड़कर निकल लिए थे। मामा के अपने 2 बेटे और एक मेरी हम उम्र बेटी थी। घर खर्च और कॉलेज की फीस के लिए मामा हर मास एक बंधी रकम भेजने लगे। मेरे मामा लखनऊ शहर में रहते थे। माँ को कई बार बनारस छोड़कर लखनऊ आने को कह चुके थे। वहां उन्हें हमारा ख्याल रखने में आसानी होगी, पर माँ नहीं मानी। वह अपना पुश्तैनी घर छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ पुराने विचारों की थी। कहा करती, ब्याह कर इस दहलीज के अंदर आई हूँ, अब मरणोपरांत इस दहलीज के बाहर जाऊंगी। समय व्यतीत होता रहा। मैं पढ़ाई में व्यस्त रही। माँ लोगों के कपड़े सिलाई कर कुछ न कुछ पैसे बना लेती थी। पिता के देहांत के बाद घर की जिम्मेवारी के कारण माँ की सेहत खराब रहने लगी थी। सबसे अधिक वो मेरी शादी को लेकर परेशान थी। समय के साथ साथ मेरी डिग्री पूरी हो गई। कैंपस प्लेसमेंट थी, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, पर मैं माँ को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे बनारस में एक हाई स्कूल में आईटी टीचर की नौकरी मिल गई। नौकरी टेम्पररी थी और पे बहुत कम थी। मेरा रंग रूप सुंदर था, तीखे नयन नक्श, भरा भरा बदन, लोग बाग ललचाई आंखों से निहारते रहते। जब मैं हाई स्कूल से घर लौटती, मोहल्ले के कुछ आवारागर्द लड़के आवाज एक किस्सा करते। शुरुआत में तो बहुत बुरा लगता, पर धीरे धीरे यह सब सहने की आदत हो गई। परिवार, रिश्तेदार सब चाहते थे मेरी शादी हो जाए, परंतु कोई उचित संबंध नहीं मिल रहा था। जैसे ब्राह्मण समाज में पढ़े लिखे लड़कों का अकाल पड़ गया हो। मेरे मामा व परिवार से शादी करने के लिए मना किया कि मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर शादी नहीं करूंगी। मैं किसी अच्छी आईटी पोस्ट के लिए जगह जगह आवेदन कर रही थी। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टी थी। मैं माँ को लेकर मामा के घर चली गई। मामा की देखरेख में माँ का इलाज लखनऊ में करवाना शुरू कर दिया। मैं अभी लखनऊ में थी कि मुझे टीसीएस गुरुग्राम से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। मामा व परिवार यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मामा ने कहा, जाओ बेटी, शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। माँ की चिंता मत करो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। कुछ दिन पश्चात मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। मामा ने ट्रेन टिकट का प्रबंध कर दिया था। स्वर्ण शताब्दी के एसी 2 टियर बोगी के केबिन में मेरी सीट थी। ट्रेन लखनऊ से 15:30 पर चलकर 22:15 बजे नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती थी। एसी बोगी के जिस केबिन में मेरी सीट थी, वहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं आया था। अकेलेपन के कारण घबराहट हो रही थी। घर परिवार से पहली बार अकेली कहीं जा रही थी। कुछ क्षण उपरांत ट्रेन रेंगने लगी। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ गाड़ी में चढ़ गया। कुछ चीर पश्चात वह मेरे ही केबिन में आ गया। अपने ही केबिन में एक अनजान पुरुष को देख मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके कांधे पर एक बैग था। अचानक उसकी आवाज सुनाई, मैं आई। इससे पहले कि मैं कोई उत्तर देती, मेरे मुंह से यस निकल गया। उसने अपना बैग खोला, एक पुस्तक निकाल बैग से सिरहाने लगाकर बर्थ पर लेटकर पुस्तक पढ़ने लगा। मैं सोच रही थी, केबिन में एक अनजान के साथ सफर, कैसा लड़का होगा, बदमाश, लुटेरा। मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी हर हलचल पर बार बार मेरी नजर जाती थी। अब क्या करने वाला है? लंबा कद, छरहरा बदन, गेहुआ रंग, मांसल शरीर, जींस के साथ ब्लू रंग की शर्ट में देखने में तो शरीफ परिवार का लगता था, पर किसी का क्या भरोसा, सफेद लिबास में कोई भेड़िया हो।
मेरे पास एक कैरी ऑन बैग, कुछ जोड़ी कपड़े, सर्टिफिकेट, कुछ पर्सनल सामान, पर्स और पैसे और मोबाइल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मेरे कैबिन का डोर खुला था। लोग आ जा रहे थे। मैं वॉशरूम जाते हुए पूरी बोगी देख आई थी। कंपार्टमेंट में बहुत से व्यक्ति, महिलाएं व बच्चे मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरा भय कम हो गया था। पेंट्री सेवा वाले लड़के आ जा रहे थे। कंबल, मैगजीन, अखबार सब बर्थ में दे गए थे। मैं भी एक मैगजीन लेकर पढ़ने लगी। कुछ अंतराल के बाद पेंट्री वाला पानी और चाय कॉफी लेकर आ गया। उस लड़के ने अपने लिए कॉफी और मैंने चाय। कॉफी पीते हुए उस लड़के ने पूछा, क्या आप कोई जॉब करती हैं? मैंने उत्तर दिया, नहीं। फिर रुककर उसने पूछा, क्या आप दिल्ली रहती हैं? नहीं, बनारस रहती हूँ। चाय पीते हुए मैं सोच रही थी, यह लड़का बार बार सवाल करके मुझसे घुल मिल होने की कोशिश कर रहा है। कैबिन में चुप्पी छाई रही। वह अपनी पुस्तक में व्यस्त और मैं मैगजीन पढ़ने में। मुझे वह लड़का शरीफ सा लगने लगा। अभी तक उसने कोई गलत काम नहीं किया था। मन करने लगा था कि वह मुझसे बातें करे। मेरी हिम्मत उससे बात करने की नहीं हो रही थी। 4 घंटे का समय व्यतीत हो गया था। ट्रेन टुंडला स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। वहां से हमारे कैबिन में एक अधेड़ उम्र के दंपति आकर बैठ गए। अब मेरा रहा सा भय हवा हो चुका था, पर मेरे लिए अब एक नई चुनौती थी। रात्रि के 10:15 हम नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन उतरने के पश्चात मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। अचानक उस लड़के ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम्हें कहाँ जाना है? अब मुझे उससे कोई भय नहीं लग रहा था। मैंने उसे जवाब दिया कि मुझे गुरुग्राम जाना है। सुबह मेरा टीसीएस में इंटरव्यू है। उसने कहा, आप इस रात्रि के समय टैक्सी में अकेले कैसे जाओगी? अगर बुरा ना मानो तो मेरा ड्राइवर कार लेकर आया है। मुझे भी गुरुग्राम जाना है। मैं तुम्हें वहां छोड़ सकता हूँ? क्या इत्तेफाक था। हम दोनों साथ साथ सफर कर रहे थे, एक दूसरे से अनजान, एक ही गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। थोड़ी हिचकिचाहट के पश्चात भगवान भरोसे मैं उस अनजान पुरुष के साथ गुरुग्राम जा रही थी। अभी तक हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हुए थे। न ही मैं जान पाई कि वह कौन है, क्या करता है। नई दिल्ली स्टेशन से हम 40 मिनट में इफ्को चौक गुरुग्राम पहुंच गए। इतने समय कार में चुप्पी छाई रही। इफ्को चौक पहुंचने पर ड्राइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, सर अब किधर जाना है? इससे पहले कि वह कुछ पूछता, मैंने ड्राइवर से कहा, किसी गेस्ट हाउस या होटल पहुंचा दे। ड्राइवर यह सुन हमें एमजी रोड पर स्थित होटल ले गया। उस होटल का एक रात का किराया 4 से 5 हजार के बीच सुनकर मुझे सर्दी में पसीने छूटने लगे। इतनी देर से वह मेरे साथ घूम रहा था, एक अनजान अकेली लड़की की मदद कर रहा था। अभी मैं यह निश्चित नहीं कर पाई थी कि मुझे किसी गेस्ट हाउस या धर्मशाला में रुकना चाहिए। उस लड़के ने कहा, सिर्फ रात की बात है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मेरे घर पर चलो। मैं अपने गेस्ट रूम में तुम्हारे रुकने का प्रबंध कर दूंगा। जो लड़की कभी किसी पुरुष को अपने समीप नहीं आने देती थी, वह आज एक पर पुरुष के साथ उसी के घर पर रुकने को मजबूर थी। विधि की विडंबना। मेरे पास उसे हाँ कहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। मुझे अब उस पर खुद से भी अधिक विश्वास हो गया था कि वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा। इफ्को चौक से 20 मिनट पश्चात हम उसके घर सेक्टर 4 पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने अपने घर का ड्राइंग रूम में मेरे रहने के लिए खुलवा दिया था। अगली सुबह मैं टीसीएस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने ड्राइवर द्वारा मुझे वहां पहुंचा दिया और कहा कि इंटरव्यू के पश्चात फोन कर दूं, ड्राइवर आकर ले जाएगा। 10:30 पर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। आधे घंटे बाद मुझे एक अच्छे पैकेज के साथ नियुक्ति पत्र मिल गया। मैं बहुत प्रसन्न थी। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं अब सबसे पहले यह सूचना उन्हें देना चाहती थी और उनका धन्यवाद भी। मैंने फोन मिलाकर पहले उनका धन्यवाद किया और नियुक्ति का भी बता दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे लेने के लिए भेज दी। उनके घर पहुंचने के पश्चात हमारी मुलाकात शाम की चाय के समय हुई। इनका नाम राहुल बजाज था। इनकी माताजी गुरुग्राम में किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। पंजाबी परिवार। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। राहुल सनसॉफ्ट टेक इंश्योरेंस हाउसटोन टैक्स कंपनी में कंसल्टिंग के पद पर कार्यरत थे। अधिक समय उनका बाहर आना जाना रहता था।
मैंने अपने मामा को फ़ोन पर लखनऊ से आने से लेकर इंटरव्यू तक किस प्रकार राहुल ने मदद की सब विस्तार से बता दिया। मामा को गुरुग्राम बुला लिया ताकि मेरे रहने खाने का सारा प्रबंध मामा खुद कर जाए। 3 दिन पश्चात मेरे मामा गुरुग्राम पहुंच गए। मामा जी भी आकर राहुल के घर पर रुके। उनके रहने के लिए एक अलग कमरे का प्रबंध कर दिया था। खाना वगैरह के लिए हमने मना कर दिया था। मुझे राहुल के घर खाना खाने में समस्या थी। राहुल का परिवार मांसाहारी और हम शाकाहारी ब्राह्मण। राहुल के घर रोजाना सुबह नाश्ते में अंडे का प्रयोग होता था। मुझे अंडे से बास आती थी। मामा जी भी शाकाहारी थी। लखनऊ में रहने के कारण उन्हें नॉनवेज से इतनी परेशानी नहीं थी जितनी मुझे इनसे घिन आती थी। बातें करते हुए राहुल ने मामा जी से कहा, बाहर किसी हॉस्टल में रहने से अच्छा है मैं उनके घर रह जाऊं। उनका घर बड़ा है, मम्मी अकेले रहती है, मैं अधिकतर बाहर आता जाता रहता हूँ। हालांकि मम्मी की मदद के लिए 2 नौकरानी है, एक खाना बनाने और दूसरी घर की सफाई के लिए। अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो राहुल की मम्मी को अच्छा लगेगा। किराए की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मामा जी नहीं माने। मेरे लिए उनके घर के नजदीक एक पेइंग गेस्ट में 10,000 मासिक किराए पर रहने का प्रबंध कर दिया। कुछ दिन पश्चात मैंने टीसीएस ज्वाइन कर ली। ऑफिस से आने के पश्चात मैं राहुल के घर उसकी मम्मी के पास चली जाती। इधर उधर की बातें करते सोने के समय तक मैं वहीं रुकी रहती। धीरे धीरे मुझे घर और परिवार अच्छा लगने लगा था, जैसे मैं उन्हें सालों से जानती हूँ। राहुल की अच्छाई और व्यवहार मेरे दिल में घर कर गए थे। जब भी मैं उनके घर जाती मेरी नजरें राहुल को तलाशती रहती। उनसे बातें करने सुनने का बहुत मन करता। दिल के किसी कोने में उनके लिए प्यार जागने लगा था। धीरे धीरे मैं उस घर और माहौल की आदी हो गई थी। वैसे तो मामा से फोन पर बातें हो जाती थी, फिर भी मामा 2-3 महीने पश्चात माँ की तसल्ली के लिए गुरुग्राम का चक्कर लगा लेते थे। मुझे टीसीएस गुरुग्राम में काम करते हुए 3 साल व्यतीत हो गए थे। एक बार मामा जी मुझसे मिलने आए हुए थे। रविवार की छुट्टी थी, राहुल भी घर पर थे। फोन पर राहुल ने हमें अपने घर चाय पर बुला लिया। चाय नाश्ता का सारा सामान बाहर से मंगवा लिया था। नाश्ते की मेज पर राहुल की मम्मी ने मामा जी से कहा, भाई साहब अब तो बेटी की शादी कर दो। मामा जी बोले, बहन जी इसकी शादी की उम्र तो निकल चुकी। अनामिका 35 साल की हो गई है। अब ब्राह्मण परिवार में इसका रिश्ता होने से तो रहा। तभी राहुल बोले, मामा जी लड़की सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी है, कोई तो कर ले ही लेगा। फिर राहुल हंसते हुए मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, अनामिका क्या मुझसे शादी करोगी? मामा जी के सामने यह सुनकर मैं तो शर्म से गड़ सी गई। जैसे काटो तो खून नहीं, मामा क्या सोचते होंगे। पर मामा जी ने बात को संभालते हुए कहा कि हम गैर ब्राह्मण परिवार में संबंध नहीं कर सकते। राहुल की मम्मी ने कहा, आप कौन से जमाने की बात करते हैं? आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपनी पसंद की शादियां करते हैं। बहुत सारी इंटरकास्ट शादियां हो रही है। आप कब तक इस जातीय चक्कर में बेटी बिठाए रखेंगे? कुछ समय रुकने के पश्चात मामा जी वापस लखनऊ चले गए। 3-4 महीने पश्चात अचानक मामा जी ने राहुल की मम्मी को फोन पर शादी की हाँ कर दी। सारे रिश्तेदारों को गुरुग्राम बुलाकर मेरी शादी दोनों परिवारों के सम्मिलित रीति रिवाजों के अनुसार राहुल के साथ इंटरकास्ट शादी कर दी। किस्मत मुझे कहां से कहां ले गई आई थी। राहुल मुझसे उम्र में 7 साल छोटे हैं। धीरे धीरे मैंने उस परिवार के रस्म रिवाज को अपना लिया। हमारी शादी के 2 साल बाद हमारा एक बेटा हो गया जो अब 10 साल का है। वह भी अपने पिता की तरह नाश्ते में अंडे टोस्ट लेता है। अब मैं सबके लिए फ्रेंच ऑमलेट तैयार करती हूँ। मैं आज भी वेजिटेरियन हूँ। मुझे अब से कोई परेशानी नहीं होती। मैं राहुल के साथ खुश हूँ। मेरा परिवार भी मुझसे खुश है। समय सब बदल देता है। क्या इंटरकास्ट शादियाँ इतनी अच्छी हो सकती हैं? तो दोस्तों हाँ, हो सकती है। अगर चलाने वाले अच्छे हों, परिवार अच्छे हों, लोग अच्छे हों, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही पारिवारिक कहानी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। और दोस्तों बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगती है, ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद।